हेलो बच्चों। आज जो अपना जो टॉपिक है वो नया टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग। ये प्लांट ब्रीडिंग जो अपने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है, जो कि 12th एनसीईआरटी में है। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पेज नंबर एनसीईआरटी का 170 है। चैप्टर का नाम क्या था? स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसी के अंदर दो पार्ट्स है, एक अपन जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, एक दूसरा बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। जो शुरुआत के अंदर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या बोले तो एनिमल ब्रीडिंग जिसको बोला है अपन ने, वो दूसरा अलग पोर्शन पढ़ते हैं अपन। दूसरा पोर्शन उसी के अंदर है प्लांट ब्रीडिंग का। उसी का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं कि प्लांट ब्रीडिंग। वैसे जेनेटिक्स हम अच्छे से पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करता हूं तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी। तो जेनेटिक्स का बहुत सारी चीजें बहुत इजी वैसे में, अगर जेनेटिक्स हमको थोड़ी बहुत आती है तो इजीली बहुत इजी स्टेप से हम चीजों को समझ सकते हैं। एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं अपन, डायरेक्ट आते हैं कि एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करती है कि इंडिया इज द एग्रीकल्चरल कंट्री। कि इंडिया क्या है? एग्रीकल्चरल कंट्री है। बोले तो कृषि प्रधान देश है अपना। कौन? इंडिया। बोले तो यहाँ पर एग्रीकल्चर खेती बहुत ज्यादा की जाती है। नेक्स्ट, जिसके अंदर एनसीईआरटी ने एक डाटा दिया है जो आपको थोड़ा लर्न करना है। पुराना डाटा है बट अभी याद करना है अपन को कि जो टोटल जीडीपी है, टोटल जीडीपी जो है अपने इंडिया की, उसका 33% कहां से आ रहा है? अपने एग्रीकल्चर से आ रहा है। डोमेस्टिक बोले तो ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है कि टोटल अपने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका 33% कहां से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है। और एग्रीकल्चर से जो लोगों को रोजगार मिला है वो 62% लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है रोजगार के लिए। तो बोले तो बहुत बड़ा योगदान है अपने इंडिया के अंदर अपने बोले तो एग्रीकल्चर का। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री। क्लियर है? नेक्स्ट है कि जैसे 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 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद जब पॉपुलेशन अचानक से पॉपुलेशन ग्रोथ करना शुरू करी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई वो थी फूड की। कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, फूड का प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा था, तो उस फूड को प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। तो लोगों के सामने ये चैलेंज आ रहे थे कि साइंटिस्ट के सामने भी चैलेंज आ रहे थे कि कैसे हम फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। जब साइंटिस्टों से डिस्कशन किया गया कि हम इस प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जब साइंटिस्टों से राय ली गई तो उन्होंने बोला कि चलो जो अपने जो खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसका एरिया बढ़ा दिया जाए। बोले तो लैंड जहां पे खेती कर रहे हैं, पहले कुछ कम जगह पर खेती कर रहे हैं, उस एरिया को बढ़ा दिया जाए। या बोले तो जो अच्छी वैरायटी की जो फसल है उनको लगाया जाए, अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाए, उनको लगाया जाए जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके। और बोले तो मैनेजमेंट अच्छा किया जाए खेती के अंदर कि प्रॉपर टाइम टू टाइम उसके अंदर अपन जब हार्वेस्टिंग करें उस चीज का ध्यान रखा जाए। या हम जब कल्टीवेट कर रहे हैं, उन्हें लगा रहे हैं, उस समय उसके अंदर जो वीड है, वीड को टाइम टू टाइम हटाते रहें। बोले तो टाइम टू टाइम उसको बोले तो वाटर देते रहें, पानी देते रहें। तो अच्छा मैनेजमेंट करते रहेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। जाहिर सी बात है प्रोडक्शन अच्छा होता है अगर मैनेजमेंट अच्छा है। फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। बायो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा। बट उस लेवल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था जिस लेवल से, जिस स्पीड से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी। तो उस पॉपुलेशन ग्रोथ जिस स्पीड से हो रही थी उसी लेवल से हमको प्रोडक्शन को भी बढ़ाना था। तो साइंटिस्टों ने क्या शुरू किया? एक नया प्रोग्राम डेवलप किया जिसे बोलते हैं अपन प्लांट ब्रीडिंग। बोले तो जो दो प्लांट बोले तो जिनका प्रोडक्शन कम है, अब उन्हीं का किसी सुपीरियर के साथ क्रॉस करवा के कोई एक अच्छी वैरायटी डेवलप करना जिससे उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी ज्यादा हो। कि जल्दी से कोई डिजीज नहीं हो तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी ज्यादा आएगी। ये पॉसिबल हो पाया क्रॉस करवा के प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। जैसे जेनेटिक्स के अंदर अपन नॉर्मल समझते हैं कैसे क्रॉस करवाना है, वैसा ही क्रॉस यहाँ पे करवाया। तो तब हमारे इंडिया के अंदर हम क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिड 1960। तो 1960 के आसपास हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो बोले तो इस समय प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक साइंटिस्टों ने डेवलप करी है। बहुत सारे क्रॉस करवा के बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी डेवलप करी है जिससे प्रोडक्शन नेक्स्ट लेवल का बढ़ा है। प्रोडक्शन इतना ही नहीं बढ़ा कि अपने इंडिया के लोगों को खाना दे दिया जाए, बल्कि हम यहाँ बाहर भी इस फूड से जो हमें मिल रहा है इसको बाहर भी हम भेज रहे हैं। तो बोले तो उससे हमारा कंट्री का बेनिफिट है। तो इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है। उस टाइम पीरियड को बोला है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए ईयर कई बार पूछ लेता है, 1960, 1961 आ जाता है, 1962। तो सभी ऑप्शन ही सही है, बट अगर अपन लिखना चाहें, सही से बताना चाहें तो मिड 1960 बोले तो 1960 के बीच में
1960 बोले तो 1961 आने वाला है, उस टाइम पीरियड को अपने बोला है ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो प्लांट ब्रीडिंग करवाई गई है, प्लांट ब्रीडिंग में किस पे जोर दिया गया, जो खाने का है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाने की जरूरत है। और उसके अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर 3 क्रॉप पे ध्यान दिया गया, व्हीट, राइस एंड मेज, क्योंकि तीनों क्या है जिसको अपन अनाज के फॉर्म में या खाने के रूप में यूज में लेते हैं। व्हीट, राइस और मेज को ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर कंसीडर किया गया, जो कि डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से हमने इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया है। क्लियर है इतना? चलिएगा, जो प्लांट ब्रीडिंग का पर्पस, कि क्या पर्पस है, हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों करवा रहे हैं। सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, क्या बढ़ाने के लिए, क्रॉप यील्ड बोले तो क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, प्लांट ब्रीडिंग। दूसरा, प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है, अकेले प्रोडक्शन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, साथ में हमें कि उसको न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर सुपीरियर का क्रॉस करके हम अच्छा बोले तो अलग अलग का क्रॉस करवा के एक सुपीरियर अगर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, तो हम चाहेंगे प्रोडक्शन भी ज्यादा हो एंड उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो फर्स्ट पर्पस टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए और क्वालिटी भी। सेकंड, टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, कि जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कंडीशन, मान लो कभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई हो, जैसे समझा हो, सुना होगा तुम लोगों ने कि फसल सर्दी की वजह से खराब हो गई, न्यूज़पेपर में कभी आया होगा, तो उन कोल्ड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर हो गया है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस, अपने सोइल के अंदर जो सेलाइन कंडीशन, सैलिनिटी के अगेंस्ट उनके अंदर टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, कि उनके जेनेटिक लेवल के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा चेंजेस होना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, ड्रॉट हुआ, हाई सेलाइन कंडीशन हुई, या बोले तो हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन को वो टॉलरेट कर सके। ऐसा हमने बायोटेक के अंदर एप्लीकेशन के अंदर भी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी तो वही यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपन, कि बायोटेक से हमने जीन के अंदर मैनिपुलेशन करके कुछ अच्छी वेराइटी तैयार करी है। चलिए नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू पैथोजन, कि पैथोजन के खिलाफ क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस, जल्दी से कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई इन्फेक्शन कोज ना करे, बीमारी से बचे रहे। नेक्स्ट, टू इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट, कि जो पेस्ट है, कोई इंसेक्ट जो फसल को खराब कर जाते हैं वो उनको खराब नहीं करे, या अगर खाने आए भी, खाए और मर जाए, तो बोले तो कुछ ना कुछ हमको इस टाइप के कुछ स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेगी जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्वालिटी। अल्टीमेटली अगर बात करें, ये तीनों अल्टीमेटली 1, 2 एंड 3 ये फाइनली किस पे जाएंगे, क्रॉप यील्ड और क्वालिटी को ही इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर इंक्रीज टॉलरेंस, इंसेक्ट के अगेंस्ट टॉलरेंस बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि फसल को खराब नहीं करेंगे इंसेक्ट, डिजीज नहीं होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड टॉलरेंस पावर ज्यादा होगी तो कॉमन सी बात, साइड सी बात है, टॉलरेंस बड़ी इन्वायरमेंटल कंडीशन के खिलाफ तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्लियर है? तो प्रोडक्शन और क्वालिटी को, इन ये सभी पर्पस है हमारे प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, प्लांट ब्रीडिंग करवाने के। अब है कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम कौन कौन से स्टेप्स देखेंगे। अगर आप एक ब्रीडर हो, प्लांट ब्रीडर हो, ब्रीडिंग के अंदर बोले तो ब्रीडिंग करवाने वाले साइंटिस्ट हो, तो हमें किस किस बात को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वो स्टेप का डिस्कशन। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप बोले तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। टोटल 5 स्टेप देखेंगे अपन इसके अंदर, एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी को अपन साथ साथ लेते चलेंगे। हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 171 171 नंबर पेज के ऊपर अपन चल रहे हैं, और सबसे पहला मैं डिस्कशन कर रहा हूं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होगा कि हम जो भी वैरायटी डेवलप करना चाहते हैं, जिस भी क्रॉप की वैरायटी डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें पूरे, मान लो पूरे इंडिया में हमको घूमना है, अलग अलग एरिया में जाना है कि कहां पर किस टाइप की वैरायटी ग्रो की जा रही है। हर वैरायटी के सीड या प्लांट को हमको कलेक्ट करना है पूरे थ्रू आउट द इंडिया। इंडिया से हमने कलेक्ट किया तो बोले तो वर्ल्ड वाइड भी हम पता करेंगे किस कंट्री के अंदर इस क्रॉप का कौन सी वैरायटी लगाई जा रही है, किसका प्रोडक्शन कैसा है। तो एज पॉसिबल जितनी वेरिएबिलिटी हमें मिलेगी, जितनी भी वैरायटी होगी, सभी वैरायटी का क्या करेंगे हम, कलेक्शन करेंगे। तो हमारे पास वेरिएबिलिटी होगी कि किसका प्रोडक्शन ज्यादा, किसका कम, तो सभी को हमको क्या करना है, कलेक्शन करना है। बोले तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी क्या, जिस मान लो वीट की अगर बात कर रहे हैं, तो वीट के पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें देखना है कहां पर वीट का प्रोडक्शन हो रहा है और वहां किस किस टाइप की वैरायटी यूज कर रहे हैं, तो उन वैरायटी का हमें कलेक्शन करना है। हम एक अच्छी वैरायटी बनाना चाहते हैं तो अभी जो वैरायटी प्रेजेंट है उनका कलेक्शन करना है, उनके सीड ले आओ या प्लांट ले आओ।
जेनेटिक वेरिएबिलिटी अगर बात करें तो जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी है बोले तो अगर वैरायटी कब बनती है, जब जेनेटिकली वेरिएशन होता है किसी भी एक प्लांट की स्पीशीज के अंदर, तभी हम वैरायटी बनाते हैं। तो यहां पे क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो बोले तो ब्रीडिंग प्रोग्राम का रूट है। रूट मतलब मेन है, मेन बोले तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि आगे आने वाले टाइम में हमको सुपीरियर कैरेक्टर या बोले तो वैरायटी अच्छी लेके आनी है, अच्छी डेवलप करनी है। तो सबसे पहला बोले तो रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी हमारे सामने होगी, हमारे पास होगी, जितना हम अच्छा कलेक्शन कर पाएंगे उतनी ही अच्छी हम नेक्स्ट वैरायटी को बना पाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास हमने 4 वैरायटी कलेक्ट कर ली है कि जैसे P, Q, R और S। P को मैंने बताया कि इसकी हाई यील्ड है, इसका प्रोडक्शन ज्यादा है। नेक्स्ट कि Q है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, R बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है एंड S हाई प्रोटीन है। बोले तो अलग अलग वैरायटी है, स्पीशीज तो एक ही होगी। अगर वीट की बात कर रहे हैं, चारों वीट की अलग अलग वैरायटी है। एक का प्रोडक्शन अच्छा है, एक के पास इंसेक्ट की रेजिस्टेंस पावर अच्छी है, एक के पास बैक्टीरियल रेजिस्टेंस अच्छा है और एक में प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी है। वो कोई सी भी अपने बोले तो स्पीशीज हो सकती है, अपन प्लांट की किसी भी स्पीशीज की बात करें जो हमें बनानी है, तो उसकी हमने जेनेटिक अलग अलग बोले तो वैरायटी हमने कलेक्ट कर ली है। कलेक्शन कर लिया, कलेक्शन कहां कहां से कर सकते हैं हम, कलेक्शन कर सकते हैं कोई ओल्ड या लोकल कोई देसी वैरायटी, बोले जहां आपको किसान ग्रो कर रहे हैं, जहां फार्मर इनको यूज कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप की वैरायटी मिल रही है, उसे कलेक्ट कर लेंगे। जो पुरानी चलती आ रही है उसे ले लेंगे। दूसरा कि किसी प्लांट ब्रीडर ने कोई वैरायटी बनाई थी, किसी प्लांट ब्रीडर ने कोई वैरायटी बनाई थी बट वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई, बोले तो मार्केट में आई नहीं, इतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया था, इतनी अच्छी वैरायटी नहीं बन पाई थी जिससे कि फार्मर के पास अवेलेबल हो, तो किसी प्लांट ब्रीडर से भी हम वो वैरायटी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो किसी वाइल्ड स्पीशीज को भी ले सकते हैं। वाइल्ड स्पीशीज के अंदर वाइल्ड स्पीशीज को लेना अच्छा, क्योंकि वाइल्ड स्पीशीज चाहे प्लांट की हो या एनिमल की हो, उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होगी, वो वैरायटी अच्छी होगी। क्योंकि वाइल्ड स्पीशीज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं। जेनेटिक्स के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, तो वहां पे भी वाइल्ड स्पीशीज का डिस्कशन किया है कि बोले वहां पे कैरेक्टर अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं, कैरेक्टर कैसे होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे, अच्छे कैरेक्टर होंगे। अब इसी के अंदर एक एनसीईआरटी ने टर्म दी है जो कि नीट के अंदर पूछी जा सकती है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या है, बोले तो जो हम अलग अलग वैरायटी के जो सीड या प्लांट लेके आए हैं, ध्यान से, जो सीड या प्लांट लेके आए हैं, तो मान लो सीड है हमारे पास, सीड के अंदर एम्ब्रायो है, तो एम्ब्रायो है तो बोले तो आगे आने वाले टाइम में एक नया प्लांट बनाएगा, तो उस सीड में उस सीड के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप के एलील है। बहुत सारी वैरायटी कलेक्ट करी है अपन ने, तो हमारे पास बहुत सारे जीन है। बहुत सारे जीन का मतलब एक मान लो सीड है जिसके अंदर जो प्लांट बनेगा उसकी हाई यील्ड होगी, तो इसको कंट्रोल करने वाला कोई जीन होगा और इस जीन के एलील होंगे। इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर जीन है, उसके एलील। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के लिए जीन एंड एलील, जीन एंड एलील। तो बोले तो सीड को जो कलेक्ट किया है, एक प्रकार से जितने पॉसिबल हो सकते हैं सारी वैरायटी कलेक्ट करी, जितने पॉसिबल हो सकते हैं हमने जीन का कलेक्शन कर लिया है, हमने एलील का कलेक्शन कर लिया है, जितनी पॉसिबल हो सकती है। तो हमारे पास वास्ट डाइवर्सिटी है एलील की, जीन की। इसी कलेक्शन को हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन, कि जो हमने सीड और प्लांट कलेक्ट किया है, तो बोले तो हर एक वैरायटी के अंदर अलग फीचर है, तो वो फीचर डेवलप, बोले तो फिनोटाइप, वो कैरेक्टर किस वजह से डेवलप हुआ है, जीन की वजह से। और जीन के हमें पता है एलील्स होते हैं, तो बोले तो ग्रुप ऑफ जीन है हमारे पास, बहुत सारे जीन है, या बोले तो बहुत सारे एलील का कलेक्शन है हमारे पास, इसी को बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। कि जर्म प्लाज्म जो सीड वगैरह हमारे पास मिले हैं, इनको हम मान लो अभी क्रॉस में काम में नहीं ले रहे, हम ब्रीडिंग में काम में नहीं ले रहे, फ्यूचर में भी कभी काम ले सकते हैं, हर बार हम कलेक्शन करने नहीं जाएंगे, तो क्या करें, उनको स्टोर कर रहे हैं। और स्टोर करने के लिए जो टेक्निक है वो कौन सी है, क्रायो प्रिजर्वेशन। कौन सी, क्रायो प्रिजर्वेशन। -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन पे हम उनको स्टोर रख सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम वहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप हो गया कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कि पहले हमको उस वेराइटी की अलग अलग स्पीशीज की जितनी भी वेराइटी होगी उनका कलेक्शन, और उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन।
फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर लिया। कलेक्शन करने के बाद जो सेकंड स्टेप हमारा आएगा, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पास वैरायटी आ चुकी है, अब हमें क्रॉस करवाना है, तो उसके लिए पेरेंट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और पेरेंट्स कैसे सेलेक्ट करने पड़ेंगे? अच्छे पेरेंट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि उनका क्रॉस करवाएंगे कि प्रोजनी अच्छी मिले। तो अब जो पेरेंट्स का जो सिलेक्शन है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? मान लो मैंने चार जैसे बनाया, HY का मतलब हाई यील्ड, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस और हाई प्रोटीन है। अब इनमें से कौन से का क्रॉस करवाएं? किसी का करवा दें क्या? नहीं, हम उनका क्रॉस करवाएंगे जैसे हम जो नई वैरायटी बना रहे हैं, हमें उस नई वैरायटी में किस प्रकार के कैरेक्टर डेवलप करना है। अगर हम चाहते हैं, मान लो एक वैरायटी मेरे को बनानी है कि जो नई वैरायटी हम बनाने वाले हैं उसके अंदर हमें हाई यील्ड और इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनानी है, उसको क्या बनाना है? हाई यील्ड और इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बनानी है। तो बताइए इन चारों में से किस किस का आपस में क्रॉस करवाएंगे? तो बोले तो हाई यील्ड और इंसेक्ट रेजिस्टेंस अगर बनानी है तो अपन को इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करवाना पड़ेगा। बोले तो P एंड Q, तो P एंड Q को क्या लेंगे? एज ए पेरेंट। तो हम क्या लेंगे? एज ए पेरेंट्स किसको लेंगे? P एंड Q को। तो P एंड Q को हमने सेलेक्ट कर लिया एज ए पेरेंट्स। अब इनका क्रॉस करवाया तो इससे जो न्यू वैरायटी मिलेगी वो हाई यील्ड और इंसेक्ट रेजिस्टेंस है। क्लियर है? बोले तो ये अपने देख लिया, हाई यील्ड और इंसेक्ट रेजिस्टेंस हमने सिलेक्शन कर लिया। इवैल्यूएशन का मतलब इवैल्यूएट करना, जांच करना, कंफर्म करना। क्या बोले तो जो हमारे पास जो हमने सेलेक्ट किए हैं, ध्यान से, इवैल्यूएशन भी जरूरी है कि जो हमने पेरेंट सेलेक्ट किए हैं, जैसे हाई यील्ड, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, क्या वास्तव में हाई यील्ड वाले की यील्ड ज्यादा है? क्या इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो हम जिसे बोल रहे हैं उसके पास इंसेक्ट रेजिस्टेंस पावर है कि नहीं है? पहले इवैल्यूएट करेंगे, फिर आगे क्रॉस करवाएंगे। पहले सिलेक्शन कर लिया, अब उनका करके देखो क्या उनके अंदर वो फीचर है कि नहीं है। बोले तो उस चीज को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इवैल्यूएट करने के बाद हम उनका सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन पहले कर लिया, अब उसका इवैल्यूएट कर लो क्या रियलिटी में उनके अंदर वो कैरेक्टर है जो हम चाहते हैं और जो कि प्रोजनी नेक्स्ट प्रोजनी में आने वाले हैं। तो अगर हमें पता चल गया यस वो है, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे क्रॉस करवाने के। क्लियर है? तो इवैल्यूएशन, आइडेंटिफाइंग द प्लांट विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, कि जो हम चाह रहे हो कैरेक्टर उसमें होना जरूरी है। अगर जरूरत पड़ी तो हम प्योर लाइन भी डेवलप कर लेंगे। प्योर लाइन तुम्हें अच्छे से पता है, जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि प्योर लाइन कैसे बनाते हैं। बोले तो सेल्फिंग कंटिन्यूस करवाते जाएंगे तो क्या डेवलप हो जाएगी? प्योर लाइन। अगर हमें पेरेंट्स के अंदर प्योर लाइन बनाने की रिक्वायरमेंट हुई, जरूरत पड़ी, तो हम वो भी बनाएंगे। ये हो गया स्टेप नंबर सेकंड। अभी स्टेप नंबर थर्ड क्या है? अब हमें सिलेक्शन कर लिया पेरेंट्स का, अब हमें क्रॉस करवाना है।